उदाहरण हम लोग एक पढ़े थे वास्तविक संख्या का, एक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो उदाहरण 2 वाला और 3 वाला है, उसको हम लोग अगला क्लास में समझेंगे, अभी समझने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा कंडीशन है उसको समझाएंगे। 4 वाला समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोलता है। एक मिठाई विक्रेता के पास में 420 काजू, तो जो चीज हमको पास में है वो चीज को लिख लेते हैं सर। उदाहरण 4 है मेरे पास में, उदाहरण 4 क्या दिया हुआ है इसके पास में, 420 काजू है, तो काजू कितना है सर, काजू की संख्या 420 और काजू की बर्फियां, और मतलब कि 420 काजू की बर्फी है ना, काजू की बर्फी ना, ऐसे काजू की बर्फी की संख्या ऐसे लिखो, काजू की बर्फियां की संख्या 420 और 130 बादाम की बर्फियां है, बादाम की बर्फियां, बादाम की बर्फियां, बादाम की बर्फियां, बादाम की बर्फियां की संख्या 130 बादाम की बर्फियां है, तो वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। जब भी देखना अगर लैंग्वेज रहेगा तो हम कैसे पता करेंगे कि एलसीएम बोला कि एचसीएफ, तो जो चीज समान बोलता है, समान मतलब कि बराबर, मतलब एक जैसा, अगर 13 में 2 आया सर 13 में 2, तो दोनों सेम सेम है, 4 आया तो 4 4, तो समान, देखने में समान जब भी बोलेगा तब हम वहां पर एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। जब भी समान बोलेगा तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, और अगर बोलेगा कि अलग अलग तब एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम लोग को बोल दिया है कि समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। अब ढेरी में क्यों बर्फी रखा जा सकता है उसके बारे में बात करना है। तो हम लोग फिर से वही कंडीशंस पे चलेंगे। एग्जाम में ये वाला भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, हालांकि बहुत दिन से पूछा नहीं है, इसमें से लंबा लॉन्ग वाला शॉर्ट में पूछा है ए और बी का वैल्यू दे करके। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग ऐसे हल करेंगे शॉर्टकट में। माना कि ए बराबर में जो बड़ा रहेगा उसको ए बराबर 420, बी बराबर में 130, और जैसे कि हमने शॉर्टकट में बताया था कि कोई भी चीज बनाने से पहले सर इसको बगलवे में रफ कॉपी में बना लीजिए। तो 130 से 420 में डिवाइड थी, मतलब कि महत्तम ज्ञात करने के लिए। तो कितना से लगाएंगे कि आ सकता है, अगर 3 से लगाएंगे तो 0 के 0, 3 के 9, 3 390। अगर 4 से करते हैं 13 चौके 52, ज्यादा हो जाता, तो ज्यादा हो जाता तो गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ पे घटेगा तो 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ से फिर इसको 130 के लिए 3 3 9, 3 चौके 12, 4 बार में लग रहा है 12, यहाँ पर भी बच रहा है मेरे पास में 1, 30, 10 30, यहाँ पर 0। हम बोले थे कि काटना नहीं, इसमें 0 देना, 0 देने में अच्छा रहेगा। एलसीएम में तो दूसरा विधि बनाएंगे, ठीक है। अब बात को समझते हैं, हम ऐसे रफ करने के लिए बोले थे, जरा पास ज्यादा दिमाग होगा वो नहीं करेगा। हम लोग बनाना है सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या एल्गोरिथम लिख सकते हैं, एल्गोरिथम से, हाँ परिमेय से भी। ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। ए का वैल्यू 420, बी का वैल्यू 130, क्यू का वैल्यू 3, आर का वैल्यू, हम पहले वाला स्टेप में जाएंगे, पहले इसको देखेंगे उसके बाद आगे। ए बराबर बी बराबर क्यू और आर, तो आर मेरा है 30। इस स्टेप में नहीं काटा, जहां काटेगा वहीं रुकेंगे। उसके बाद में सर अबेरा में चलेंगे।
ए बराबर में 130, ए बराबर में 130 तो बी बराबर में 30 हो जाएगा, और क्यू बराबर में 4 हो जाएगा, आर बराबर में 10 हो जाएगा। चल इसमें भी नहीं कटा, भी और आगे चलेंगे, अब एकरा में चलेंगे तो ए बराबर में 30, बी बराबर में 10 और क्यू में 3, 3 के बाद में प्लस में हमारे पास में 0, आर के वैल्यू 0 आ गया। कंडीशन क्या था कि जब तक 0 ना आए तब तक हम उसको करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो मेरे पास में 0 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं सर, अतः HCF, HCF कितना हो जाएगा मेरे पास में, 0 के इधर साइड वाला में, ठीक है ना, तो 10, ये मेरा आंसर हो जाएगा। थोड़ा हम डिसिप्लिन में लिखेंगे कि जब, ऐसे लिख सकते हैं ना कि जब शेष शून्य हो जाता है या 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है तो हल करना बंद कर देते हैं। अतः, या इसलिए भी लगा सकते हैं, अतः 420 और 130 का HCF 10 होगा, HCF बराबर 10 होगा। हो गया आंसर। थोड़ा हिंदी डिसिप्लिन में लिख देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। बनाने का कॉन्सेप्ट, ये वाला साइड में ऐसे रफ करना चाहिए जिससे कि तुम्हारा गलती होने का चांसेस खत्म हो जाएगा, मतलब गलती नहीं होगी। हाँ, साइड में जगह है ये, तो फिर क्या दिक्कत है, साइड में कर देंगे। हम लोग तो ऐसे करते थे, एक को पहले बनाते थे और एक लाइन ही लिखते थे, फिर दूसरा लाइन में ये करते थे, फिर दूसरा लाइन लिखते थे, और बार बार ये वाला लाइन लिखना पड़ता था। हम लोग का टीचर ऐसे समझाए थे, उसमें काफी टाइम लगता है और बहुत लंबा बनता है, और ऐसे बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 में भी देखेंगे तो सेम। देखो, तुम खुद देखो यार, तुम अगर टीचर के भरोसे पर रहोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। नियम बताया गया है, रास्ता बताया गया है, आपको सिर्फ चलना है। आप चलना भी नहीं चाहते, सब सिर्फ रास्ता, मतलब सर के हाथ पकड़ के, तो ऐसे कैसे होगा। आप अपने से चलिए ना भाई, अकेले चलोगे तब ना सीखोगे। तो यहाँ पर पहला वाला भी सेम टू सेम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दूसरा वाला में डॉट हो रहा है ना, दूसरा वाला में डॉट हो रहा है इसलिए क्योंकि भागा करने नहीं आ रहा है, और इतना बड़ा पहाड़ा भी नहीं किसी को आता है, इतना बड़ा, इसीलिए ये डॉट हो रहा है। तीसरा वाला भी बड़ा सिंपल है, वो भी कट गया होगा। जो भी कुछ किसी को डॉट लगता है ना, तो ये दो ही वाला में लगता है। सेम टू सेम क्या बोले थे, माना कि ए बराबर बड़का वाला 38 220 और बी बराबर 196, और सेम इसी जैसा करेंगे सर। इसको क्लीन कर देते हैं, इसी भी जैसा कैसे करेंगे, छोटका बाहर है और बड़का अंदर। अब इसको जानते हो, काटने में तो उन्हीं का डॉट लग रहा है ना, कितना का पहाड़ा पढ़ के ये कर देगा। एक तरीका बताते हैं शॉर्टकट में, आपको भागा बनाने आता है, भागा बना के भी इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कितना से कटेगा, ठीक है ना। या तो दूसरा महत्तम, भागा से भी महत्तम हम बनाते हैं, लेकिन थोड़ा अजीब लगता है, महत्तम के रूल के खिलाफ है, लेकिन वो काम करता है, ठीक है ना। हमको यहाँ पर 196 है, 195 का पहाड़ा में आ जाएगा, तुम करके देख सकते हो। जब तुम करोगे तो कर लो, 196 195 का पहाड़ा में आता है। हम लोग बहुत बार बनाया तो याद है। 6 5 30, 3 हाथ में बच गया, 9 5 45, 3 48, 5 एकम 5 5 और 9, 9 6 54, हाथ में 5, 9 9 81, 81 5 86, और 9 एकम 9 9 8 17, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 1 एकम 1, 0 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 9 6 15 15, 6 21 21 और 1 22, 9 9 7 16 16 2 18, 1 1 2 2 और 1 3, देखो आया ना, मतलब 195 बार में ये लगेगा, ठीक है ना। एक और कंडीशन बता देते हैं, जिससे बहुत ही शॉर्टकट हो जाएगा। तो इतना बार में एक ही बार में खत्म हो गया, 0 आ गया, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 196 है ना। सेम टू सेम इसी कंडीशन पर लिखेंगे, इसको बैठाएंगे, मतलब एक ही लाइन तक जाएंगे, यहीं तक जाएंगे, और हमको 0 तुरंत मिल जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, HCF बराबर में 196, तुरंत भर में काम हो जाएगा।
लेकिन बच्चन को लगता है इतना बड़ा पहाड़ थोड़ी हम आता है, कितना हम मेहनत करते रहेंगे। तो आपको भागा तो आता है ना, इसी को हम भागा को फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है ना। 196 को हम भागा बनाते हैं, क्या वाकई में कितना बार में कटता है। जहां पर कटेगा वहीं पर हम उसको एचसीएफ समझना चालू कर देंगे, वहीं से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वो थोड़ा सा एचसीएफ के खिलाफ रूल जाता है, लेकिन हम यूज करते हैं कभी कभी बच्चन को समझाने के लिए। सिर्फ 196 पहाड़ा में क्या आ सकता है, तो मतलब कि 2 दूनी के तो 4 हो जाएगा, 4 से ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लगेगा यहाँ पे। 196 का 196 घटेगा तो 12 में से 6 हो जाएगा तो 6, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 हो जाएगा तो 8, और यहाँ पर कितना बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 186। अब इसके बाद 2 है तो सर 2 को उतार लेते हैं। अब कितना बार में लगा सकते हैं पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। अगर कर देते हैं यहाँ पे 9 दूनी का 18, 2 बार में, 6 बार में, अगर 10 बार में करेंगे तो 1900 आ जाएगा। देखो नॉर्मली दिमाग लगाना, अगर 10 से करेंगे सर तो 1900 आ जाएगा, तो 10 से कम ही लगेगा। कुछ अगल बगल कैसा अंक पकड़ना है जो तुमको दिमाग कहे कि हाँ ये हो सकता है, या तो इसको फिर बार बार रफ करो, फिर एक बार लगा के देखो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, पहाड़ा पढ़ के देखो। 196 कम 196 दूनी, तो हम लोग पीछे से चलेंगे क्योंकि हमको 1800 लाना है। अगर हमें कोई जीरो से लगाते हैं ना तो 1907 आता है, तो हम उल्टा चल के देखेंगे क्योंकि उससे बड़ी बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो 9 से अगर देखते हैं तो 9 से आने का संभावना है, 9 छक 6 9 54 ना, 9 छक 54, हाथ में बचेगा 5, 9 9 81, 81 और 5 86, हाथ में 8, और 9 एकम 9, 9 8 17, 17 से 64 18 है भाग में। 12 में से 4 जाएगा तो 8, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास अभी और बच रहा है ना, एगो 2 उतरा है, ये इसके साथ में हुआ था तो एगो 2 उतरा है, अभी 0 बाकी है, 0। अब कितना से लगाएंगे कि 980 हो सकता है। 6 25 देखने में तो लग ही रहा है कुछ, एक आधो अंक देख लेना हिंस के वजह से, हिंस में कहाँ से आ जाए। अगर हम यहाँ देखते हैं 0 से लगाएंगे तो 0 हो सकता है, 6 25 लग सकता है, कुछ बन रहा है कंडीशन। तो जिसको से लग सकता है संभावना भागन पहले बना लीजिए। तो हमको लग रहा है ना कि 5 छक 30 लग सकता है, 5 छक 30, 9 पचे 45, 40 47 48, हाथ में 4, 5 5 4 9, यहाँ पर कट गया, मतलब कि हम लोग भागम क्या समझते हैं, 0 आ गया मतलब कट गया। जब यहाँ पर भी कट गया ना तो ये एचसीएफ भी यहीं पर काम कर जाता है, कि जब 0 हो जाता है ना भागा पूरा, तो हमारा एचसीएफ यही हो जाता है भागा के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इतना हल करते हैं, अगर मेरे पास में बाई चांस 4 या 5 बच जाता है तो हम क्या करते हैं, यहीं से घेर देते हैं सिर्फ, और ये फिर यहाँ उतारने लगते हैं। लेकिन ये रूल्स गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ऐसा सिचुएशन के लिए फिर हम क्या करेंगे, कभी कभी हम लोग ऐसे सोचते थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आएगा 4 सपोजिट मान लेते हैं, यहाँ 0 था तो हम इसको मान लिए 4 आगे, तब क्या करेंगे, तो देखना इस 4 को इसमें से घटा देना और उतना ही रहने देना। 196 था और 38 220 था, नहीं तो 220 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, सपोज दैट कि 16 बचता, और यहाँ पर 195 रहता ही रहता, 195 रहता ही। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि 20 में 38 2 16 से लगाते और फिर घटता तो फिर 4 बचता, फिर ऐसे करना चालू कर देते हैं, है ना। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस जो समझा रहा था वो समझ में आ रहा है। अगर बहुत बड़ा लगता है तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एचसीएफ का मतलब है कि ऐसे होना चाहिए, एक ही बार में भागा से जाकर के यहाँ कर लेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ से ये वाला उतार के कर लेंगे। इसमें भी तो वही आ रहा है ना 196, यहाँ पर भी तो वही आ रहा है उतारने के बाद में, यहाँ पर भी वही आ रहा है सेम टू सेम, उसके बाद वाला काम कर सकते हैं। मतलब से नहीं कर सकते, खाली एचसीएफ का रूल्स ये कहता है, ठीक है ना, वो भागा हो जाता है। हम सिर्फ ये समझाते तभी है जब लेवल को बहुत लॉन्ग लॉन्ग मिलने लगता है तब, कि ऐसे करके भी ये आराम से किया जा सकता है, जब नहीं कटने वाला रहे। जब मतलब बोर्ड में देंगे तो उसमें नहीं कटेगा तो उसे नहीं करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। उसको तुम रफ में या दिमाग में या साइड में कर सकते हो, और फिर को इसको इस रूल्स पे लाना है। वो सिर्फ रफ में ही करना है, ऐसे करके तुम सामने लिख सकते हो, लेकिन ऐसे तुम सामने लिखोगे तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वो भागा का नियम है। हमको ऐसे करेंगे तो कोई डॉट नहीं होने वाला है। तो समझने के लिए तुमको पहले भागा ही बना लेना है, जो बचेगा शेष उतना में से कम ही लगा लेना है उतना बार में, या तो तुम ऐसे करके रफ में साइड में कर लेना, आप फिर उसी को छापना चालू कर देना। उदाहरण 2 का क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, और एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि
प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक। सम बोला है तो 2q प्लस में 2, 2q प्लस में 4 प्लस 6 प्लस 8, मतलब कि सम मतलब सम होता है और विषम मतलब फुटफाट आएगा। 2q प्लस में 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 ऐसे करके, तो फुटफाट आएगा, अलग हो गया विषम, और जो सेम आएगा तो सम। तो बोला है कि सम पूर्णांक 2q के रूप होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, यानी कि q के वैल्यू हम लोग को कोई पूर्णांक मान लेना है। तब हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस में रहा। तो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या बोला है कि हमको 2q सम लाना है, आई सम भी है, देखने में लग रहा है, और 2q प्लस में 1 जो कि विषम देखने में भी लग रहा है। तुम खुद देखो, 2 अकेले है, सम है, 2 और 1 3 विषम हो रहा है। कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन हमको यूक्लिड विभाजन का यूज करके इन सब चीज को काम करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा मान लेंगे जो क्वेश्चंस में रहेगा वही। तो सपोज दैट कि हम ए को कोई धनात्मक सम पूर्णांक, क्योंकि हमको बोला है कि सम, ठीक है ना, कोई सम होता है जो कि विषम के रूप में भी हो सकता है। तो धनात्मक, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक भी मान सकते हैं या धनात्मक सम पूर्णांक मान सकते हैं, ये आपका चॉइस है, जो भी मानना है। और यहाँ पर हम बी का वैल्यू 2 क्यों माने सर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिले है ए बराबर में क्या होता है बी क्यू प्लस में आर, और यहाँ पे जो हमारा पास में क्या दिले है, जो दिले रहेगा बगल में क्यू के पहले वो हमारा बी रहेगा, क्यू के पहले बी रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पर बी माने दू। कुछ कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर दूसरा चीज रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो तुमको बी की वैल्यू 8 वगैरह मानना है। उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे सर, बी का वैल्यू रखेंगे ए बराबर 2q प्लस में आर। अब हमारे पास में लाना है 1 और लाना है 2q, मतलब 0 प्लस में होगा छुपल ना, तो 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम जानते हैं कि लास्ट वाला आर के मान होता है और ये भी आर के मान ही होता है। तो हमको कहाँ तक मतलब कि बनाना पड़ेगा, 2 ही को तो स्टेप दिया है, को +1 तक लाइए, को खाली 2q तक छोड़ दीजिए। तो हम एक बार आर के वैल्यू 0 लेके हल कर लेंगे और एक बार आर के वैल्यू 1 लेके हल कर लेंगे। अगर इसी चीज में सपोज दैट ऐसे रह जाता 7 या 8 कुछ भी, तो हम आर बराबर में 0, आर बराबर में 1, आर बराबर में 2, आर बराबर में 3 ऐसे करते करते आर बराबर में 8 तक बनाते। और हमको अगर बोलता उसमें कि सम वाला, तो सम वाला क्या आ जाता 2q प्लस में 2, 2q प्लस में 6 ऐसे जो आता उसको सबको सम बोल देंगे। और 2q प्लस में 1, 2q प्लस में 3, 2q प्लस में 5 जो भी आता उन सबको हम लोग विषम पूर्णांक वाला में बोल देंगे। और यही चीज तो यहाँ पर भी समझाया गया है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर साइड में भी लिख लिए हैं कि q कोई धनात्मक पूर्णांक है और q में क्या हो सकता है कि q बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर तक भी हो सकता है, लेकिन इसे छोटा तो नहीं होने वाला है। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से जानते हैं सर कि 0 के बराबर r हो सकता है या r बड़ा हो सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या था कि जो हमारे पास में रहेगा बराबर b ना, कॉन्सेप्ट यही ना था फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पर चूंकि हमको b दो है इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखे हैं, तो 2 r से बड़ा हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग सब पहले से जानते हैं, तो वही चीज को हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है ना, ये लिखना चाहिए, काम का चीज है। अब यहाँ से हम मानेंगे सर कि क्या मानेंगे और कितना हल करना है। हमको +1 तक लाना है, तो हम एक बार 0 से हल कर लेंगे और एक बार 1 से हल कर लेंगे। तो जब हम r की वैल्यू 0 रखेंगे इस पर, तो क्या आया मेरे पास में 2q प्लस में r 0, तो a बराबर में 2q। और ये हम क्या माने थे सर, कोई धनात्मक समपूर्णांक है जो भी है, या खाली समपूर्णांक या खाली धनात्मक पूर्णांक। तो मेरे पास में ये आ गया सर, सम बोला है तो सम तो मेरा आ ही गया है। जब r बराबर में 1 रखते हैं तो a बराबर में 2q प्लस में 1, ये भी विषम आ गया है। तो कहाँ से आया है, इसी के बाद तो आया है ना ये, मतलब इसी सम से विषम आता है, सम के बाद ही विषम आता है, तो वही चीज यहाँ पर है। अतः a बराबर में 2a एक समपूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम, ये तो नॉर्मल बात है। कोई भी धनात्मक चीज जो प्लस में रहेगा चाहे तो सम चाहे विषम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ऐसा रूप में हो जाएगा, क्योंकि विषम पूर्णांक बोला है तो विषम पूर्णांक के रूप में ये होगा ही होगा, क्योंकि ये भी इसी से आया है। और क्वेश्चन में हम लोग यही बोला था कि सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q 1 का रूप होता है। तो जस्टली ये होता है, हमको सिर्फ हल कर करके जाना है, लास्ट में बोल देना है कि होता है, सीधी बात, और कुछ ज्यादा खास इसमें नहीं है। जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हैं
और आर के वैल्यू जहां तक बोलेगा हम वहां तक हल करते जाएंगे और लास्ट में लिख देंगे कि ये सम पूर्णांक है और ये विषम पूर्णांक है। तो ये सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक होता है। जस्ट यही चीज लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं है। 3 का क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही है। उदाहरण 3 में बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस में 1 4q प्लस में 1 या 4q प्लस में 3 या 4q प्लस में 3 4q प्लस में 3 के रूप का होता है और q एक पूर्णांक है। क्या बोला है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। धनात्मक विषम बोला है तो हम लिखेंगे क्या सर? माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखो हम यहाँ पर खाली धनात्मक भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको विषम पूछा है तो हम विषम मानेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और हमको लाना क्या है सर? ये वाला में। और जा कहां तक रहा है? 3 तक जा रहा है। तो हम कितना मान सकते हैं? आर की वैल्यू 0 से, फिर एगो, फिर दूगो और फिर 3 मतलब कि 4 स्टेप में हमको काम करना पड़ेगा। तो इसमें बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 पहले वाला, बी का वैल्यू 4 हो गया। फिर से वही कॉन्सेप्ट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी लिखना है, एल्गोरिथम से इसका फॉर्मूला है बराबर में बी क्यू पी क्यू प्लस में आर। तो रहने देते इसको, बी का वैल्यू 4 और क्यू का वैल्यू क्यू और आर का वैल्यू अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं यहाँ पे। अब हम स्टेप को फॉलो करते हैं वही वाला चीज लिख करके सर जो लिखे थे। यहाँ पर हो गया मेरे पास में आर बराबर हो सकता है 0 के या तो फिर बी के बड़ा। ये कॉन्सेप्ट पर आर हमारे पास में बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी हमेशा आर से बड़ा रहेगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आगे बना सकते हैं। जब आर बराबर में हम 0 लेते हैं तब हम क्या लिख सकते हैं? जब आर बराबर में 0 1 2 3 यहीं तक तो लेना ही बोल रहा है ना, लेते हैं है। तब हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पर हल करना चालू कर देंगे। जब आर बराबर में 0 तो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर था तो ए का ए, बी का 4 मेरे पास में है, क्यू का क्यू और यह 0। तो ये ए बराबर मेरे क्या हुआ? 4 क्यू, जो कि ये सम आया हुआ है। हमको सम नहीं बोला है, हमको विषम बोला है। तो हम विषम तक पहले कर लेंगे, उसमें से सम अलग कर देंगे, विषम अलग कर देंगे, फिर इसमें से आगे स्टेप करेंगे सर। जब आर बराबर में हम रख लेते हैं 1 तो ए बराबर में 4q, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं 1, ये विषम एगो आया है। फिर से यही कॉन्सेप्ट, जब आर बराबर में आपकी 2 रखते हैं तो ए बराबर में 4q प्लस में 2, ये सम हो गया है। आगे जब आर बराबर में 3 रखते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा? ए बराबर में 4q प्लस में 3। हमारे पास में जहां तक लाने को बोला वहां तक आया, तो मेरे पास में जो जो आया उसको हम लिख देंगे कि ए बराबर 4q और क्या था? ए बराबर 4q प्लस में 2 एक सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, तथा ए बराबर में 4q प्लस में 1, ए बराबर में 4q प्लस में 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। कॉन्सेप्ट सब जगह यही रहे, पूर्णांक है। हमको जो क्वेश्चन बोला था उसी का भाषा में थोड़ा लिखने का कोशिश करेंगे कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक q 4q प्लस में 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो लिखेंगे कि अतः एक धनात्मक पूर्णांक जो क्वेश्चन में लिखा है वही चीज को लास्ट में आंसर शो कर देंगे। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस में 1 4q प्लस में 3 का रूप होता है। बस ये चीज लिखना था हमको और यही आंसर हो गया।
हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कि बार बार वही रूल्स को अप्लाई करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक ये बोलते जाएगा तब तक। तो सेम यही बनाना था 3 का भी उदाहरण। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट में भी तो इसमें लिख दिया है, यही चीज को ला करके लास्ट में ये भी किया है। थोड़ा सा कंडीशन आगे पीछे हो सकता है, लिखावट में चेंजेस हो सकता है। प्रश्न वाली 1.1 में देखिए, दो वाला क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, उसमें 5 तक करना है। अभी 4 तक ये था, फिर 5 तक कर दीजिएगा, ठीक है ना। जस्ट सेम कर लेना है। उसके बाद 3 वाला क्वेश्चन को समझा देते एक बार थोड़ा सा। जो उदाहरण 4 वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है 3 वाला भी। उदाहरण 4 में हमको मिठाई वाला बात आया था, तो जस्ट इसमें भी वैसा ही 3 वाला में, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो हम बताए थे उसी दिन भी कि जब भी सम बोलेगा मतलब कि हमको HCF ज्ञात करना है। तो हमको किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी, एक सेना, तो हमारे पास में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 616 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 32। तो फिर से वही वाला महत्तम का स्टेप पर चल जाइएगा, आराम से हल कर लीजिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, इस कॉन्सेप्ट में बना लेंगे ला करके, जैसे सब में बनाए हैं, ठीक है ना, सेम टू सेम। 4 वाला और 5 वाला स्क्वायर में एगो है, एगो क्यूब में है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका चेंज हो जाएगा, हल्का सा चेंज होगा, ज्यादा नहीं होगा चेंज। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बस 2 ही को है लास्ट हमारे पास बचा हुआ प्रश्न वाली 1.1 दाइन। क्वेश्चन को देखो पहले पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। जैसे हम लोग 2 वाला बनाए हैं ठीक उसी तरीका से ये भी बनेगा ही, बस इसमें स्क्वायर एगो बोल दे रहा है, एगो में क्यूब बोल रहा है, मतलब घन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 4 का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या बोला है? पूर्णांक का वर्ग, और जब वर्ग बोलता है तो मतलब स्क्वायर, मतलब चढ़ाना है हमको। तो कॉन्सेप्ट सेम वही है, बस सब में हम क्या किए हैं, वर्ग चढ़ाएं वर्ग चढ़ाएं वर्ग चढ़ाएं और कैलकुलेट कर दिए हैं, और फिर से लास्ट में आंसर दे दिए हैं। और 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप होता है। घन मतलब क्यों चढ़ा देना है। तो 5 वाले में हम क्या किए हैं, सारा के सारा जगह पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यू चढ़ा करके और कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने का कोशिश किया है। यहाँ पर एक आया है, फिर दूसरा का कॉन्सेप्ट में दूसरा का क्यू करने के बाद आया है, और तीसरा कॉन्सेप्ट तक आकर के पूरा 8 खत्म हो जा रहा है। तो अब थोड़ा सा ऊपर से समझ लेते हैं, जैसे जैसे बोला था सर धनात्मक पूर्णांक, तो पहले तो हम लोग मान ही लेते हैं, उसके बाद में जो दिया हुआ था हमारे पास में लाने को 3m 3m+1 जो भी, तो हम पहले b को मान लेंगे 3, क्योंकि हमको 3 ही तो लाना है। तो उसके अनुसार फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे, a बराबर में bq प्लस में r, तो यहाँ पर 3 को मान रखेंगे तो r को r रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमको r तो अभी पुट करना है, कितना बार करेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है कि r बराबर हो सकता है 0 से, या r बड़ा हो सकता है और 3 बड़ा हो सकता है r से, सीधी सीधी बात है, यानी कि b वहीं तक रहेगा। तो हमारे पास जब r की वैल्यू हम लेके चलते हैं 0, तो जैसे शुरुआत में किए थे एकदम सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर बोला था वर्ग, तो जब वर्ग बोल दिया था तो वर्ग करने पर हम लिख भी सकते हैं, वर्ग करने पर दोनों तरफ, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ कर रहे हैं ना, दोनों तरफ, क्योंकि हमको बोला है कि वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो जब हम वर्ग करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, स्क्वायर अगर करेंगे इसको तो 3 3 9 और क्यू के क्यू तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें से हमको कॉन्सेप्ट हमको क्या बोला था कि 3m ला करके दीजिए हमको, और 3m+1 ला के दीजिए, यही ना क्वेश्चन है, 3m या 3m+1 ला करके दीजिए। तो हमको m लाना है, और m है कहीं नहीं, नहीं है, लेकिन ये वाला तो है, इसको छोड़ देते हैं, हमको m को बस बदलने का कोशिश। तो हम यहाँ पर क्या किए कि जो 3q यहाँ पर 9 था, तो हम क्या किए, हमको 3 चाहिए सर, तो हम पहले इसमें से 3 को कॉमन ले लिए, बाहर निकाल लिए, जो भी कुछ बचा उसको साइड रहने दिए, और जितना बचा उतना बराबर हमें मान लिए, तो 3m सामने एकदम साफ साफ, और यहाँ पर हम लिख भी दिए कि इतना हम m मान लेंगे, जस्ट सीधी बात है। तो एक चीज हमको आ गया। फिर दूसरा में जब r की वैल्यू हम 1 रख के देखते हैं, क्योंकि हमको प्लस में 1 लाना है तो हमको 1 रखना पड़ेगा, 1 रख के देख रहे हैं तो क्या मेरे पास हो रहा है, इसका फिर होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मतलब लास्ट में 1 आ रहा है, आ जाएगा एकदम आराम से।
अब हमको पास में 3 भी चाहिए इसके पीछे और m भी चाहिए, तो हमको किसी न किसी कारण से हमको 3 को बाहर निकालना पड़ेगा जो जो मैच करेगा, और एक को छोड़ करके, एक को साइड छोड़ दीजिए, और जो भी अंक इसको होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, 3 क्यू प्लस में 1 के होल स्क्वायर, तो 3 के 9, 3 दूनी के 6 क्यू प्लस में 1 कम 1 ही रह जाएगा। एक नहीं दोनों में देखो हम कॉमन ले सकते हैं 3, तो यहाँ से 3 लेने के बाद हमको पास यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा, और हम इसको एक को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमको एक लाना है लास्ट में, तो उसको वैसा ही रहने देंगे। तो इतना के बदली में कि हम m मान लेंगे, तो फिर से 3m प्लस में 1 आ गया। इसी तरीका से अगर और भी क्वेश्चन रहेगा 3m 3 4, तो 3m प्लस 4 या 5, उसी तरीके से हम अंक को भी मान को भी बढ़ा बढ़ा करके देखते जाएंगे कि हमको आता है कि नहीं, और आएगा बस वहां पर हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमको आ गया सर। तो हम लिख सकते हैं आराम से कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं सर कि जब वर्ग करते हैं तब भी तो आ ही रहा है, और कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया है। और जहां पर जी m एक पूर्णांक के रूप में मान्य है, और इन सबको हम लोग पूर्णांक मान्य है, जो कि एकदम रियलिटी में आया हुआ है। तो जस्ट यहीं तक इसका हल हो गया है। 5 वाला में सिर्फ क्या बोल रहा है कि घन, मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर चढ़ाए हैं। पहला क्वेश्चन में क्या था, मतलब उसमें कि सिंपल बनाना है, फिर दूसरा में क्या बोला स्क्वायर चढ़ाए, फिर तीसरा में बोल रहा है कि घन कर दीजिए। तो अब इस पर भी वही मान लेंगे, ए को धनात्मक मान लेंगे, बी का मान हमको दे दिया है जो कि क्वेश्चन पे हमको बोला था, उसी के अनुसार में हमको लाने को क्या बोला है क्वेश्चन में कि 9m और ये 8 है, हाँ 9m 9 और 8, मतलब 9 ही बोला है हमारे पास में। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना है। हम अब यहाँ पर हमको 9 बोला है, लेकिन हम यहाँ पर बी माने हैं, इसका भी कुछ कंडीशन है, क्योंकि जब हम क्यूब करेंगे तो फिर हमको बाद में कुछ कॉमन भी लिया जाएगा और कुछ बचेगा भी, तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर कुछ मान लिए हैं। ठीक है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर के हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो जब आर के वैल्यू हम 0 लेके चलते हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यहाँ पर ये रखे हैं और 0 में, और हमको क्यूब करना है, तो हम इस पर भी क्यूब चढ़ाए, इस पर भी क्यूब चढ़ाए, 3 3 9 9 3 27, 27 क्यूब क्यू हुआ। लेकिन हमको लाना कितना था क्वेश्चन में, 9m ही लाना था हमारे पास में। तो 9 लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसमें 27 में से 9 कॉमन लेंगे तो 3 बच जाएगा, 9 3 27 होता भी है, तो 9 कॉमन लेंगे और फिर इतना को हम फिर m मान लेंगे, तो 9m आ गया, ये वो आया। दूसरा में फिर से जब r की वैल्यू हम 1 रखते हैं, 3 क्यूब प्लस में 1, और फिर इसको क्यूब करते हैं दोनों साइड में, तो फिर इसमें देखो a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, फॉर्मूला के हिसाब से पूरा। तो हमको लास्ट में हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 को हम रहने देंगे वैसा ही, बाकी उसके अंदर में जो भी है पार्टी, उनमें से जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकालेंगे। ये पॉइंट नहीं समझना, ये गुना है, ठीक है ना। फॉर्मूला में ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यू जो होता है फॉर्मूला, उसकी कॉन्सेप्ट है 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो उसी में हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन लिया 9, इसमें 9, इसमें भी 9, इसमें भी, यहाँ पर होना चाहिए 3 3 9 ना, यहाँ 9 होना चाहिए, 9 9 3 3 और 3 3 3 9, तो नाम नजर आ ही रहा है, 3 गुने 3 9 ही आ रहा है, तो 9 यहाँ से निकाल लेंगे तो खाली क्यू बचेगा, 9 निकाले इसमें से भी 3 बचा, एरम से निकाले 9 तो खाली 3 बचा, यहाँ से निकालने तो दोनों 3 आ गया, मतलब 9 आ गया तो खाली क्यू बचा, एक एकम एक एकम एक रह ही गया। तो इतना पूरा को हम फिर क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो 9m प्लस m हो गया, और यहाँ पर लिख भी दिए। फिर अगला स्टेप में, क्योंकि अभी भी हमको नहीं आया है, हमको अभी एगो तो आया है, 2 आया है, एगो 9m प्लस में 1, लेकिन अभी एगो और बाकी ही है। उसके लिए फिर से r के वैल्यू हम 3 मान के चलते हैं, फिर से इसमें भी क्यूब चढ़ाते हैं, इसको फिर से वही फॉर्मूला पे तोड़ते हैं, और इसमें से हमको 8 चाहिए था, तो लास्ट में 2 दूनी की 4 4 दूनी की 8 आ रहा है क्यूब के अनुसार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 को हम छोड़ देंगे, और जो भी बीच में बचा है उसमें से हम 9 को बाहर निकाल लेंगे, और बीच वालों को m मान लेंगे, तो 9m प्लस में 8 हो गया। और ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ लिख भी दिए हैं। और इतना कैलकुलेट करने से हम लोग पाते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सारा में कंडीशन सेम ही है, बस जितना बोलेगा उतना उतना हम उसको काम करते जाएंगे, और ज्यादा इसमें कुछ विशेष खास नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये हमारा प्रश्नावली 1.1 भी खत्म हो रहा है। अगला दिन हम लोग अंक गणित के आधारभूत परिमेय पढ़ेंगे, जो कि थ्योरी टाइम में लिखा है, तो 2 चीज, एगो यूक्लिड वाला, एगो अंक परिमेय वाला। तो यूक्लिड वाला काम खत्म हो गया है, अब अंक परिमेय वाला हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना।